everybody, my name is Kritika and I welcome you all to our channel. In this series, we will discuss the history of southern part of India. हम देखेंगे कि एंशियंट टाइम पे, मिडीवल टाइम पे एंड मॉडर्न टाइम पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन से किंग्स रूल करते थे, वहां की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज में 4 से 5 वीडियोस आएंगे। हर वीडियो के बाद में हम एक सप्लीमेंट्री वीडियो डालेंगे जहां पे हम घटना चक्र के क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू सदर्न इंडिया डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन इवॉल्व होना शुरुआत हुए थे। सो ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद में हमने पत्थरों का इस्तेमाल करके औजार बनाया। सो उसको उस वाले टाइम पीरियड को हम बोलते हैं स्टोन एज। एंड स्टोन एज फिर फर्दर डिवाइड हुआ 3 एजेस में, जिसको हम बोलते हैं पालियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी कवर किया है। इसकी अप्रोक्सीमेट अगर हमने टाइमलाइन देखें तो पालियोलिथिक जो एज था विच वाज द ओल्ड स्टोन एज, वो उसका टाइम पीरियड होगा 2.5 इट्स नॉट बिलियन, इट इज मिलियन ईयर्स। 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 साल पहले तक। उसके बाद में अगर हम मीजोलिथिक की बात करें तो 10,000 BCE से 8,000 BCE तक, और नियोलिथिक विल गो फ्रॉम 8,000 टू 3,000 BCE। नियोलिथिक के अंत में हमने कॉपर की डिस्कवरी हो चुकी थी, कॉपर टूल्स बनाना चालू कर दिए थे, कॉपर एज हो चुका था। फिर कॉपर से अलॉय बनाया गया ब्रॉन्ज का, वहां से शुरुआत हुई ब्रॉन्ज एज की। ब्रॉन्ज एज के अंदर ही आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ब्रॉन्ज एज चला 3000 BCE से 1300 BCE तक। उसके बाद में हमने आयरन का आविष्कार हुआ, फिर आयरन एज स्टार्ट हुआ 1300 BC ऑनवर्ड्स। पालियोलिथिक एज की अगर बात करें तो पालियोलिथिक एज विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू लोअर पालियोलिथिक, मिडिल पालियोलिथिक एंड अपर पालियोलिथिक। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो अपर पालियोलिथिक है वहां पे डिस्कवरी ऑफ फायर हुई थी, तो फायर की इन्वेंशन हमने चालू हुई थी अपर पालियोलिथिक एज से। उसके बाद में मीजोलिथिक एज में आपको एक बात याद रखनी है कि मीजोलिथिक एज से हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरुआत किया था। तो हुआ ये था, जब हम ह्यूमन इवॉल्व हुए तो अपनी भूख मिटाने के लिए हम जानवरों का शिकार करते थे। तो वी वर हंटर गैदरर, और जब हम हंटिंग करके जानवरों को लेके आए तो इनिशियली वी यूज्ड टू कंज्यूम रॉ मीट। कच्चा मांस खाने के बाद में तब तक खाते थे, अपर पालियोलिथिक एज के पहले तक हम लोग रॉ मीट कंज्यूम करते थे। उसके बाद में जैसी फायर की डिस्कवरी हुई तो हम हंट करके लेके आते थे, फिर उस मांस को पकाया और खाया। अभी तक यहाँ तक हम हंटिंग से ही काम चला रहे थे। जब हम मीजोलिथिक एज में आए तो यहाँ पे हमने जो जानवर थे उसको पहले बात तो सेटल लाइफ स्टार्ट हुई, और सेटल लाइफ स्टार्ट होते ही हमने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। दैट मीन्स घर पे ही जानवर रखने की शुरुआत की। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट होता है मीजोलिथिक से। एक छोटे से ट्रिक आप याद रखिएगा, देखिए डोमेस्टिक में आता है MES और मीजो में भी आता है MES। तो इससे आपको एग्जाम में स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस एज में स्टार्ट हुआ था। तो बस आप ये MES याद रखेंगे तो यू विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ है मीजोलिथिक एज से। तो देखिए, अगर आप इसे क्रोनोलॉजी भी याद कर रख सकते हैं तो पहले हम कच्चा मांस खाएंगे, फिर हम उसे पका के खाएंगे, फिर जानवरों को घर में रखेंगे। जानवरों के बाद आता है अनाज, दैट इज ग्रेन्स एंड सीरियल्स की बात आती है। तो मीजोलिथिक से बढ़कर हम नियोलिथिक एज में आए। नियोलिथिक एज में हमने सबसे पहला ग्रेन की डिस्कवरी की, और अनाज हमने इस पीरियड में खाना चालू किया था। उसके बाद में अब शुरुआत होती है साउथ इंडिया की हिस्ट्री की। देखिए, इसके पहले हमको जो भी एविडेंसेस मिले ये हमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साइड पे मिले हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साइड पे हमें कोई ऑथेंटिक एविडेंसेस नहीं मिले हैं जिसकी मदद से हिस्टोरियन कोई प्रॉपर क्रोनोलॉजी बना सके एंशिएंट सदर्न इंडिया की। तो जब एंशिएंट सदर्न इंडिया की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत ही होती है नियोलिथिक एज के आखिरी में आते आते, टुवर्ड्स द एंड ऑफ नियोलिथिक एज। टू बी वेरी प्रिसाइज, हम 2500 BC से शुरुआत करेंगे, और इस फेज का नाम है मेगालिथिक फेज। सो मेगालिथ होते क्या हैं? मेगालिथ बेसिकली बरियल्स होते हैं। बरियल्स मतलब जब हम इंसानों को दफनाते हैं
उस वाले जगह में, उस दफनाने के बाद में उसके ऊपर बहुत ह्यूज स्टोन हम रख देते थे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे किसी को दफनाया तो इसके ऊपर काफी बड़ा सा ह्यूज स्टोन रख दिया मेमोरी के लिए। तो मेगालिथ आर द बरियल्स मेड अप ऑफ स्टोन। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि ये जो दफनाने वाली जो जगह थी, जो मेगालिथ की जो साइट्स है, वो हैबिटेशन एरिया से बहुत दूर पाई गई है। जहां पे लोग रहते थे, जहां पे इंसान सेटल हुए थे, उस वाले एरिया से काफी दूर में जाके इन लोगों ने मेगालिथ साइट, मेगालिथ बनाया करते थे। अब हम मेगालिथ फेज की शुरुआत करते हैं और ये स्पेसिफिक है सदर्न इंडिया से। मैक्सिमम वैसे मेगालिथ हमको नॉर्दर्न इंडिया में भी पाए गए हैं, बट मैक्सिमम बरियल हमको साउथ इंडिया में ही देखने को मिले हैं। अगर हम फेज की बात करें, शुरुआत कब हुई और मैक्सिमम कहाँ देखा गया, तो इसकी फेज की शुरुआत होती है 2000 बीसी से 300 बीसी तक को हम मेगालिथ फेज बोलते हैं। शुरुआत हुई 2500 बीसी से। अब 2500 बीसी, बट जो मैक्सिमम मेगालिथ जो देखा गया है, मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऑफ मेगालिथ जो देखा गया है, वो हमें मिला है आयरन एज से। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच में सबसे ज्यादा हमको मेगालिथ देखने को मिले हैं। अब देखते हैं मेगालिथ साइट कहाँ पे थे। देखिए, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब मेगालिथिक फेज चल रहा था सदर्न इंडिया में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके कंटेम्पररी था, जो कि हमने देखा है नॉर्थ वेस्ट साइड में और नॉर्दर्न इंडिया में। अब मेगालिथ साइट्स की बात करें तो क्योंकि ये जनरली सदर्न साइड में है, स्पेशली अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला में हमको इसके एविडेंसेस देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो जूना पानी एक साइट है जो कि नागपुर के पास में है। कर्नाटका के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है कोपल्ला के अंदर दो साइट्स है, एक है नीलास्काल और दूसरा है हनम सागर। और अगर हम त्रिशूर की बात करें, त्रिशूर जो कि प्रेजेंट डे केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो त्रिशूर में हमको पाया गया है हिरेबेंकाल एंड कुंडाकल्लू पराम्बू। तो ये सारे साइट्स है मेगालिथ साइट्स। कुछ दो साइट्स, एक साइट्स आप याद रखिएगा। अगर मेगालिथ के बारे में मेंस में आंसर आता है तो आप इसको साइट कर सकते हैं। सो मेगालिथ साइट्स जो हैं, जिस भी एरिया में, जिस भी साइट में हमें ग्रेवयार्ड, स्टोन के बने हुए ग्रेवयार्ड मिल गए, उसे हमने मेगालिथ साइट डिक्लेयर कर दिया। पर मेगालिथ फेज के बारे में कोई रिटर्न एविडेंसेस या फिर कोई इंस्क्रिप्शन हमें नहीं पाए गए हैं। सबसे पहला इंस्क्रिप्शन या सबसे पहला रिटर्न रिकॉर्ड्स अगर देखा जाए, जो कि हमें सदर्न इंडिया के बारे में या फिर उनकी किसी किंगडम के बारे में बताया जाता है, तो वो है अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो कि हमें बताता है राउंड अबाउट 3rd सेंचुरी बीसी के बारे में। इनके इंस्क्रिप्शन से ये बताया गया है कि देयर वर 3 मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो कि सदर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। पहले हैं पांड्यास, दूसरे हैं चोलास एंड तीसरे हैं चेरास। पांड्यास एंड चोलास जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दीज आर अर्ली चोलास एंड अर्ली पांड्यास। लेटर फेज में भी हम चोलास देखेंगे जिनको हम इंपीरियल चोला बोलते हैं, बट ये जो चोला एंड पांड्या है ये अर्लियर चोलास एंड पांड्यास है। अगर हम इनके साइट्स के बारे में बात करें तो देखिए, जो चेरास थे वो प्रेजेंट डे जो केरला का पार्ट है वो वहां पे रूल कर रहे थे। जो चोलास हैं और जो कि चोला के साथ साथ जो पांड्यास हैं, ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु का पार्ट है। तो अगर आप अपर तमिलनाडु बोलेंगे तो चोलास, एंड अगर सदर्न पार्ट बोलेंगे तो पांड्यास यहाँ पे रूल कर रहे थे। जो चेरास थे उनकी जो कैपिटल थी वो थी वंजी। उरैयूर जो थी वो चोला की कैपिटल थी और मदुराई जो थी वो पांड्यास की कैपिटल थी। कैपिटल्स आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, तो अगर हम चेरा की बात करें तो चेरास के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे टोंडी एंड मुसिरी। अगर हम चोला के पोर्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था कावेरी पट्टनम। और साथ साथ में अगर पांड्यास की बात करें तो कोरकाई एंड कावेरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। अब ये तीनों किंगडम के अपने अपने सिंबल थे और वो सिंबल के थ्रू ही अपने आप की पहचान दिखाया करते थे। तो अगर चेरा के सिंबल की बात करें तो चेरा के जो सिंबल थे वो बो एंड एरो थे, धनुष बाण। एंड जो चोला थे उनका जो सिंबल था, स्टेट सिंबल टाइगर था। और जो पांड्यास हैं, ये कार्प करके एक मछली होती है, तो फिश की एक फिगर थी, वो पांड्यास की स्टेट की जो सिंबल थी वो पांड्यास की थी फिश। सो बो एंड एरो फॉर चेरा, चोला के लिए टाइगर एंड पांड्या के लिए कार्प। ये प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। कैपिटल, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिंबल्स। इन तीनों किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके ऊपर डिस्कशन पहले करते हैं।
सो अभी तक हमने देखा कि जो मेगालिथ फेज है वो स्टार्ट हुआ 2500 BC से लेके 300 BC तक। तो ऐसा क्या हुआ, व्हाट विल हैपन आफ्टर 300 BC? तो 300 BC से लेके 300 AD तक, सो 300 BC से 300 AD तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको हम बोलते हैं संगम एज। तो देखिए मेगालिथ फेज 2500 BC से 300 BC, फिर आते हैं संगम एज 300 BC से 300 AD के बीच में। सो संगम होता क्या है? तो जो वर्ड संगम है उसका मतलब होता है कन्फ्लुएंस, किसी चीज का मिलना। बट यहाँ पे संगम का जो वर्ड संगम है वो लिया गया है तमिल संस्कृत से, जिसकी वर्ड ऑफ ओरिजिन है संग। संग, संग का मतलब होता है एसोसिएशन। सो एसोसिएशन ऑफ हुम, किसका एसोसिएशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं? तो एसोसिएशन ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। सो हुआ ये था, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में 3 किंगडम्स थे, पांड्या, चोला एंड चेरा। तो इसमें से जो ये पांड्याज हैं, इनके पैट्रोनेज में एक एसोसिएशन रखवाया गया, काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस रखवाया गया। वो सारे पोएट्स एंड वो सारे स्कॉलर्स या इंटेलेक्ट्स बोल सकते हैं आप, ये सब मिलके एक जगह पे कलेक्ट हुए और इनकी कॉन्फ्रेंसेस हुई। इन टोटल देयर आर 3 कॉन्फ्रेंसेस, 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इन टोटल। किसने अरेंज करवाया था, किसके पैट्रोनेज पे था? पांड्यास के। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन आया है। सो संगम एज में 300 BC में पांड्यास के पैट्रोनेज पे एसोसिएशन, एक कॉन्फ्रेंस कराई गई पोएट्स एंड स्कॉलर्स की। इन टोटल 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। अब इसके बारे में डिस्कस करने के पहले बस एक चीज आप ध्यान रखिए कि देयर इज अ पर्सन नेम, उनका नाम था अगस्त्या। अगस्त्या ऋषि या फिर सेज अगस्त्या हम बोलते हैं। ये जो सेज अगस्त्या है, ही वाज बोर्न इन काशी। काशी में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने साउथवर्ड मूव करके इन्होंने अपना ये साउथ में सेटल हो गए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इसको यहाँ पे जो आर्यन कल्चर था जो कि नॉर्दर्न इंडिया में चल रहा था, उसको सदर्न इंडिया में ले जाने का अगस्त्या ऋषि का बहुत बड़ा हाथ था। सो आयरनाइज करने के लिए, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को आयरनाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगस्त्या ऋषि ने। तो ये जो 3 संगम्स हुए हैं, इन तीनों संगम में एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो पहला है और जो तीसरा है, फर्स्ट एंड थर्ड जो संगम था वो कहाँ पे हुआ था? मदुराई में। मदुराई जो कि कैपिटल था पांड्या किंग्स का, हमने भी डिस्कस किया है। सो पहला जो संगम है वो मदुराई में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे हमने डिस्कस किया है, जो सेंट अगस्त्या ऋषि वो थे। और ऐसा माना जाता है कि जो पहला संगम था उसको अटेंड किया गया था, स्वयं जो भगवान लोग हैं वो आए थे इसको अटेंड करने के लिए। और इसके साथ साथ जो अन्य ऋषि मुनीस थे उस समय पे, जो भी लेजेंडरी सेजेस थे उस टाइम के, उनके द्वारा अटेंड किया गया है फर्स्ट संगम। इसमें जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी बुक्स लिखी गई, जितने भी वर्क थे, ये सारा वर्क पेरिश्ड हो गया, कुछ भी नहीं बचा फर्स्ट संगम से। अब आते हैं सेकेंड संगम में। सेकेंड संगम हेड हुआ था कपतपुरम में, या फिर आप कपटपुरम भी बोल सकते हैं। कपतपुरम इज वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ पांड्या। सो पांड्या के 2 कैपिटल थे, एक मदुराई एंड दूसरा कपटपुरम। सो कपटपुरम में सेकेंड संगम हुआ। इसके भी प्रेसिडेंट सेंट अगस्त्या से थे। एक बात ध्यान रखिए, जो सेंट अगस्त्या थे उनके इन टोटल 12 डिसाइपल थे, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स थे। उनमें से एक है तोलकाप्पियार। सो इस वाले जो सेकेंड वाले संगम को के प्रेसिडेंट थे सेंट अगस्त्या एंड तोलकाप्पियार। एंड तोलकाप्पियार का याद रखिएगा कि ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकता है प्रिलिमिनरी में। सो सेकेंड संगम कपटपुरम, सेंट अगस्त्या एंड तोलकाप्पियार, इन दोनों ने प्रेसिडेंट थे इसके। और यहां से जो बुक निकल के आई, इस बुक का नाम है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो बुक है, ये सबसे पहले तो ये ओल्डेस्ट लिटरेचर है तमिल लिटरेचर की। और तोलकाप्पियम में सारे पोएट्स, जितने भी पोएट्स हैं, उन्होंने अपने वर्क को एक साथ कंपाइल किया और इस बुक में प्रेजेंट किया था। पोएम्स के साथ साथ इसमें जो तमिल ग्रामर है उसकी भी इन डिटेल में डिस्कशन की गई है। सो याद रखिएगा तोलकाप्पियम। एंड देन जो थर्ड संगम है ये मदुराई में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे नक्कियारा। और यहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई, बट इनमें से सिर्फ कुछ ही सर्वाइव कर पाई। तो ये तीनों संगम के डिटेल्स हैं। अब ये जो संगम लिटरेचर है, इट कंसिस्ट ऑफ आइडियलिज्म विथ रियलिज्म। सो इस पर्टिकुलर जितने भी लिटरेचर हमें देखने को मिले हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरेचर है। कुछ लिटरेचर दे आर डीलिंग विथ फिलोसफी एंड पोएटिक पार्ट ऑफ इट।
सो वो आइडियलिज्म को डील करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी लिटरेचर्स हैं जो सिक्योलर मैटर को डील करता है कि किस तरीके से चैरिटी देना चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, किस तरीके की वर्शिप होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में किस तरीके का टैक्स लगना चाहिए। इसकी भी हमको डिफरेंट लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक्स मिली है संगम लिटरेचर के अंदर। अब हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो संगम लिटरेचर इज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। किस पर्टिकुलर चीज को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे संगम लिटरेचर इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है अगम और दूसरा होता है पुरम। सो फर्स्ट इज अगम एंड सेकंड इज पुरम। अगर हम अगम से डील करें तो अगम बेसिकली डील्स विद द सब्जेक्टिव इमोशंस। सो किसी भी व्यक्ति के लव, एंगर, इमोशन जो है, एनवी, सेक्सुअल इमोशन, जो भी एक इंसान के इनर फील्ड से डील करता है उसे हम बोलते हैं अगम। और कोई लिटरेचर जो कि आउटर इमोशन को डील करता है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्टिकुलर किंग के ग्लोरी के बारे में अगर डील करता है, क्या सही है क्या गलत है प्रजा की दृष्टि से एंड राजा की दृष्टि से, इसको एज वेल एज गुड क्या है, इविल क्या है, अगर हम किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा पूरम में। सो बेसिकली पूरम डील्स विद आउटर फील्ड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो संगम क्लासिफिकेशन हमने किया अगम एंड पूरम में, ये नॉन रिजिड क्लासिफिकेशन है। कहने का मतलब है अगर एक पर्टिकुलर चीज को आप इनर फील्ड की दृष्टि से देखेंगे तो उसको हम अगम बोलेंगे, और अगर सेम चीज को हम आउटर फील्ड की नजर से देखेंगे तो उसको हम पूरम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक इंडिविजुअल के लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अगर इस चीजों को डिटेल में डिस्कस किए जाए तो वो अगम का पार्ट हो जाएगा। बट पूरे कंट्री के लिए या फिर पूरे स्टेट के लिए राइट क्या है, लॉ क्या है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए लॉ क्या बनाया गया है, इससे अगर कोई चीज डील कर रही है तो वो पूरम का पार्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम देख लेते हैं संगम लिटरेचर के। देखिए ये सारी जो बुक्स हैं या फिर इनमें जो डिटेल में डिस्कशन किया गया है, ये बुक के नाम याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो कुछ नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, सिर्फ उनके नाम हम याद रखेंगे और उनके बारे में देखते हैं अगर कुछ छोटी मोटी ट्रिक बना सके तो उसके मदद से हम चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है ग्रामर की बुक। सो ग्रामर की बुक में जो पहला जो नाम है वो है तोलक्कापियम। अगर हम तोलक्कापियम के वर्ड को हम अगर सेग्रीगेट करें तो ये हो जाएगा तोल एंड कपियम। तोल का मतलब होता है एंशियंट, मतलब हो गई ओल्ड बुक, एंड कपियम, जो कपियम वर्ड है वो नियर टू काव्य है। सो जो हमारा तोलक्कापियम है दैट इज ओल्ड काव्य, ओल्ड पोएम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और पोएम्स के साथ साथ ये बुक ग्रामर को भी डील करती है और इसके साथ साथ सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी इसमें बहुत सारे डिस्कशन किए गए हैं। सो ग्रामर, बट मेनली ये बुक ग्रामर को डील करती है। तमिल लिटरेचर का जो ग्रामर और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तोलक्कापियम डील करती है। इसके अलावा आ जाते हैं दो और बुक्स। एक जो बुक है वो नैरेटिव वर्क है और दूसरा है डायडेटिक वर्क। नैरेटिव वर्क का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को सीन के रूप में, स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करना। और डायडेटिक वर्क हो जाएगा कि कोई जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है ना कि एक बंदा इज टीचिंग अनदर वन। सो जो टीचिंग स्टाइल में जो वर्क होगी, वी आर टीचिंग समवन लर्निंग के स्टाइल में, उसको हम डायडेटिक वर्क बोलते हैं। सो नैरेटिव वर्क में जो आएगा वो है पतिनेन मेल कुनक्कू, और ये है जो डायडेटिक वर्क है वो पतिनेन किल कनक्कू। सो मेल एंड किल इज द डिफरेंस। अभी जो पतिनेन मेल कनक्कू है और पतिनेन किल कनक्कू है, इन दोनों में 18 बुक है। 18 यहाँ पे है और 18 यहाँ पे है। इन 18 को जो कि नैरेटिव वर्क है, पतिनेन मेल कुनक्कू विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इतु तो गई एंड दूसरा है पट्टू पट्टू। इतु तो गई, ई से आ जाएगा 8, ओके। इट का मतलब ही 8 होता है, 8। तो इसमें 8 बुक्स यहाँ पे आ गई, 18 में से 8 इतु तो गए में आ गई, और बचे हुए 10 ये हो जाएगा पट्टू पट्टू। पट्टू का मतलब भी 10 होता है। सो देयर आर 10 बुक्स। और ये जो इतु तो गई है ये अगम स्टाइल में लिखा है, दैट इज इनर फील्ड से रिलेटेड। एंड ये जो पट्टू पट्टू है पी एंड पी, सो ये पूरम स्टाइल में लिखा हुआ है। इतु तो गई डील्स विद द पोएम्स जो कि है लव, एनिमी एंड सेक्स से रिलेटेड, और जो पट्टू पट्टू है वो एथिक्स एंड मोरल को डील करती है और पूरम स्टाइल में लिखा गया है। और जो डायडेटिक वर्क है जो पतिनेन किल कनक्कू है, इसकी भी 18 बुक्स हैं। 18 बुक्स भी एथिक्स एंड मॉरल को डील करती है, बट इसका जो नेचर है ये स्टोरी टेलिंग में है और इसका टीचिंग स्टाइल में है। इसके अलावा आपको 2 इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम याद रखने हैं,
देयर वर 2 एपिक्स, दैट इज महाकाव्य बोलते हैं। इनमें से जो पहला है उसका नाम है सीलापतिगरम। सीलापतिगरम जो है ये लिखा गया था इलांगो अदिगल ने। इलांगो अदिगल जो है करिकाल नाम के एक चोला किंग थे जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत पावरफुल किंग थे करिकाल, ही वाज अ चोला किंग। इनके ग्रैंडसन थे इलांगो अदिगल। इन्होंने सीलापतिगरम लिखा था। ये बेसिकली एक ट्रैजिक स्टोरी है। एक मर्चेंट है जिसका नाम है कोवलन। कोवलन जो कि एक मर्चेंट है, मर्चेंट ऑफ पुहार। अपने काम के दौरान ही फेल इन लव विद अ डांसर जिसका नाम था माधवी। फिर उनकी थोड़ी सी लव स्टोरी बताई गई है एंड कोवलन स्टार्टेड निग्लेक्टिंग उसकी रियल वाइफ जिसका नाम था कन्नगी। ये सारी चीजें लव स्टोरी एंड ट्रैजिक लव स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है। लेटर पार्ट इस बुक में ये दिखाया गया है कि जो कोवलन थे वो पांड्या किंग्स जो थे, पांड्या किंग के द्वारा चीट करके कोवलन को मार दिया जाता है बिकॉज ही वाज द मर्चेंट। तो कोवलन को पांड्या किंग्स मार देते हैं। उसके बाद जो कन्नगी है जो कि वाइफ थी कोवलन की, कन्नगी ने कोवलन की जो मौत का बदला लिया था पांडव किंग से, और बदला लेने के बाद में कन्नगी बिकेम गॉडेस, ऐसा इस बुक में दिखाया गया है। तो देखिए अगर ध्यान में रखना है कैसा है, तो देखिए इलांगो जो कि चोला के किंग थे, राइट। तो चोला किंग विल ऑब्वियसली राइट समथिंग दैट विल गो नेगेटिव टू पांड्यास, दैट वे हमको क्लिक कर सकता है। इसके अलावा इसी का सीक्वल था जिसका नाम है मनी मेघलाई। मनी मेघलाई बेसिकली डॉटर है, शी वॉज अ डॉटर ऑफ कोवलन एंड कन्नगी, इन दोनों की बेटी थी। इनकी स्टोरी बताई गई है। मनी मेघलाई बुक के जो ऑथर थे उनका नाम है सीतालाई सतनर। सो जो मनी मेघलाई डॉटर ऑफ कोवलन एंड कन्नगी, इनके बारे में बताया गया है। पहली बात तो इनके लाइफ की डिटेल बताई गई है कि कैसे ट्रैजिक स्टोरी के बाद में इनकी लाइफ कैसे चली। एंड लेटर पार्ट में जो मनी मेघलाई थी ये इन्होंने थेरवाड सेक्ट को ज्वाइन किया बुद्धिज्म में। तो इस बुक ने लेटर पार्ट में हाईलाइट किया है ऑल द गुड थिंग्स अबाउट बुद्धिज्म। तो ये दोनों बुक सीक्वल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम एज में जो किंग्स रूल करते थे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पांड्यास। तो देखिए अगर पांड्या के रीजन की बात करें तो जो प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु का पार्ट है यहाँ पे ये रूल करते थे। इनका कैपिटल था मदुराई। इनके बारे में सबसे जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसमें तो मेंशन किया ही है। उसके साथ साथ मेगस्थनी की जो बुक थी इंडिका, उसमें ये बताया गया है कि जो पांड्यास थे दे हैड द ट्रेड रिलेशन विद रोमन्स। इसके अलावा ये बताया है कि मेट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो बेसिकली वहां पे जो महिला प्रधान समाज होता है वो पांड्यास था। अगेन याद रखिएगा, अगर मेट्रियार्कल सोसाइटी और अगर इंडिया और विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई तो हम इस वाले एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि पांड्यास जो थे वो मेट्रियार्कल सोसाइटी थी। इसके साथ साथ कुछ कॉमन कुछ ऐसे किंग्स हैं जो फेमस थे पांड्यास में, वो हैं नेदियोन, पालशलाई एंड मुदुकुदुमी। नेदियोन के बारे में आप ध्यान रखिए, हमने जो देखा है जो शीलापतिगरम जो बुक थी उसमें जो कोवलन की डेथ के बारे में बताया है, तो ऐसा माना जाता है कि जो नेदियोन थे आफ्टर गिविंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन, इनको इतना ज्यादा रिमोर्स हो गया कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उसकी मौत के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद में इन्होंने खुद भी सुसाइड कर लिए थे। और अगर चेरा की बात करें तो दे ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशन विद रोमन्स। और चेरा जो कि स्टार्ट हुआ था 2nd सेंचुरी बीसी के स्टार्ट में, और 2nd सेंचुरी बीसी के एंड आते आते ये डिक्लाइन भी हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के नाम है उदयनजेरल, नेदुजेरल अदान, सेन गुतुवन। ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स है चेरा के। अब देखते हैं चोलास। चोला किंग की अगर बात करें और अगर लोकेशन देखें तो ये जो प्रेजेंट डे सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इनका राज था। अगर प्रेजेंट इंडिया की बात करें, नॉर्दर्न श्रीलंका में भी कुछ रीजन में ये राज करते थे और कुछ एशियन कंट्रीज में भी। इनके किंगडम को हम चोला मंडलम या फिर कोरोमंडलम भी बोलते थे, जिसका कैपिटल था उरयूर। और इन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट किंग थे जिनका नाम था करिकाल। करिकाल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग जिन्होंने द सिटी ऑफ कावेरीपट्टनम, जो कि एक पोर्ट सिटी है, ही फाउंडेड द पोर्ट सिटी ऑफ कावेरीपट्टनम। इसके साथ साथ जो करिकाल थे इन्होंने एक बैटल लड़ा था। इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वेनी। बैटल ऑफ वेनी लड़ा गया था चोला किंग करिकाल के साथ में वर्सेस
जो कॉन्फेडरेसी थी, कॉन्फेडरेसी ऑफ पांड्या एंड चेरा। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टीज मिलके फॉर अ पॉलिटिकल रीजन एक हो जाएं और वो एक कॉमन एनिमी से फाइट करें, तो उसको हम कॉन्फेडरेसी बोलते हैं। तो जो बैटल ऑफ वेनी था वो चोला किंग करिकाल वर्सेस कॉन्फेडरेसी ऑफ पांड्या एंड चेरा से लड़ा गया था, जिसमें करिकाल वाज द विनर। तो ये था चोला किंग के इंपॉर्टेंट किंग। अब देखते हैं मेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अगर संगम एज के बारे में या फिर यहाँ के सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में या पांड्या चोला चेरा किंग इनसे रिलेटेड कोई भी चीजें, आगे इनकी पॉलिटी सोसाइटी या फिर कल्चर के बारे में यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए तो इस सेक्शन से आप कुछ पॉइंटर्स हैंडी रखिएगा। तीन चार पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं अलॉन्ग विद इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, ये कहाँ चालू हुए थे, कौन से रीजन पे थे, इफ यू आर एबल टू प्लेस देम इन द मैप, ये सबके साथ में कुछ पॉइंटर्स अगर आप याद रखते हैं तो एक एवरेज आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए जो संगम लिटरेचर देखा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संगम एज में जो संगम लिटरेचर था उसकी जो स्क्रिप्ट थी, दो तरीके की स्क्रिप्ट थी। जो अर्ली स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और जो लेटेस्ट स्क्रिप्ट थी उसको हम बोलते हैं ग्रंथ स्क्रिप्ट। इसके साथ साथ जो संगम लिटरेचर था, दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट कि दे यूज टू हैव एब्सोल्यूट फोकस, एब्सोल्यूट डिवोशन टू स्टैंडर्ड। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बुक्स में लिखे गए हैं हूबहू वैसे ही फॉलो करके सारे टेक्स्ट बुक को लिखा गया है, डेविएशन नहीं देखा गया, बिल्कुल स्टैंडर्ड से लग के स्टैंडर्ड्स को एब्सोल्यूट डिवोशन देके चीजों को लिखी गई है। अडियरेंस टू लिटरली कन्वेंशन, जो भी कन्वेंशन था उसको लिटरली अडियर किया गया है। अगर हम उस समय की इकोनॉमी की बात करें, तो दे यूज टू एक्टिवली प्रमोट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो हम बोल सकते हैं कि ओपन इकोनॉमी थी। देखिए अगर कोई भी राजा महाराजा अगर रिच हैं और उनके बुक्स के बारे में जिस रीजन में वो रहते हैं उसके बियॉन्ड भी अगर लिखा गया हो, जैसे हमने देखा है अशोका ने लिखा है, मेगस्तीनी ने लिखा है, बहुत सारे रोमन एंड ग्रीक कॉइन्स में भी हमें ट्रेड रिलेशन की जो इंस्क्रिप्शन है वो भी पाए गए हैं विद दी साउथ इंडियन किंग्स। तो जब भी ऐसे कोई भी किंगडम होते हैं जो कि जिनके बारे में उनके रीजन से हटके किसी और रीजन में लिखा गया हो, दैट मीन्स वहां की जो इकोनॉमी है वो पक्का ओपन इकोनॉमी होगी। तो एक्टिवली प्रमोट किया गया था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स को। फॉरेन ट्रेड रिलेशन थे संगम एज में जो किंग्स थे, रोमन के साथ तो थे, हमने देखा है पांड्याज एंड चेरास के, इसके साथ साथ ग्रीक, इजिप्ट एंड अरेबियंस के साथ में भी, अरब्स के साथ में भी हमारे ट्रेड रिलेशनशिप थे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलते हैं यमन प्रिय। यमन प्रिय इज नथिंग बट इंडियन पेपर। जो ब्लैक पेपर की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द स्पाइसेस है। तो जो इकोनॉमी में ट्रेड करते थे हम जो, तो ये सारी चीजें मुस्लिम क्लॉथ, जेम्स एंड पर्ल्स और इसके साथ में जो स्पाइसेस थे, स्पेशली जो यमन प्रिय है, इसका हम एक्सपोर्ट करते थे विद दीज कंट्रीज। अब हम देखते हैं किंगडम या फिर प्रोविंस या फिर गांव, उसको किस नाम से बुलाया जाता था। तो किंगडम जो होता है, किंगडम को बोलते हैं मंडलम। सो एग्जाम्पल के तौर पे चोला मंडलम हो गया, पांड्या मंडलम हो गया, चेरा मंडलम हो गया। तो मंडलम का मतलब होता है किंगडम। चोला किंगडम को हम बोलेंगे चोला मंडलम, पांड्या किंगडम को बोलेंगे पांड्या मंडलम। वैसे ही मंडलम जो हो जाएगा वो पूरे किंगडम का नाम है। अब इस मंडलम को हमने फर्दर डिवाइड किया, जैसे पूरी कंट्री इंडिया को हमने फर्दर डिवाइड किया स्टेट्स में। स्टेट को हम पहले प्रोविंस बोलते थे, वैसे ही मंडलम को फर्दर सेग्रीगेट करके डिवाइड किया गया नाडूज में। सो नाडूज आर नथिंग बट द प्रोविंसेस, जो कि प्रेजेंट या स्टेट के तरीके से आप बोल सकते हो। उसके बाद में जो नाडूज हैं दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टाउन्स या फिर आप विलेजेस भी बोल सकते हो। अगर हम पेरयूर बोले तो पेर और यूर, पेरउर बोले तो पेरउर आर बिग टाउन्स या बिग विलेजेस बोल सकते हैं। सिरउर आर द स्मॉल टाउन्स एंड मुडउर मतलब ओल्ड टाउन्स। सो टाउन का मतलब होता है और, किसी बुक्स में और को विलेजेस भी बोला गया है। तो दोनों के लिए ये रेफरेंस है। अगर हम कोस्टल टाउन की बात करें तो कोस्टल टाउन को बोलते हैं पट्टिनम। जैसे हमने देखा है कावेरी पट्टनम या फिर कावेरी पट्टिनम। तो पट्टिनम का मतलब होता है, कावेरी पट्टिनम का मतलब क्या हुआ, जो कावेरी रिवर के पास में जो कोस्टल टाउन है उसका नाम दे दिया गया है कावेरी पट्टिनम। पट्टिनम मतलब कोस्टल टाउन। और उसके अलावा एक और नाम है जिसका नाम है पुहारवास। पुहारवास आर द, जो हार्बर एरिया होता है सिटी में उसको इन लोग पुहारवास बोलते हैं। अगर हम संगम एज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो गांव था, विलेज वाज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिसके जो चीफ हुआ करते थे, जो हेड थे, उनकी जो पोजीशन थी वो हेरेडिटरी पोजीशन थी। और ये जो थे, ये देयर समथिंग कॉल्ड मनरम्स।
मनरम्स बेसिकली विलेज असेंबली हुआ करती थी, जो कि डील करती थी जो गांव के सोशल कल्चरल टॉपिक्स को, साथ साथ में रिलीजियस फेस्टिवल या एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए गांव में, ये सब कुछ इस विलेज असेंबली, जिसको हम बोलते हैं मनरम्स के द्वारा ये सब चीजें हैंडल हुआ करता था। और मनरम्स के जो हेड थे वो हेरिडिटरी चीफ थे। और ये जो मनरम्स हैं यही बाद में डेवलप होके बने सभा। हमने देखा है ना सभा एंड समिति, तो ये सभा बेसिकली नथिंग, मनरम्स को ही आगे बढ़ा दे तो सभा बन जाएगा। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ संगम एज। सो फर्स्ट पार्ट हम यही खत्म करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो घटना चक्र में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको डील करेंगे।